नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मध्यकालीन इतिहास की एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे, जो है अकबर। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे कि आखिर में कैसे ये आते हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनके जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। और यकीन मानिए कि मध्यकालीन भारत में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो वो अकबर वाला ही है, क्योंकि यहाँ से निश्चित है कि प्रश्न बनेगा। और एक प्रश्न, क्योंकि ये क्योंकि इतने ये महान थे कि इन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ किया ही है। ठीक है। और काफ़ी सहिष्णु भी थे ये, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया था इन्होंने, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेंट तो होंगे ही। ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेकर के जाऊंगा। ठीक है। कि हुमायूं कैसे आते हैं। ठीक है। क्योंकि हुमायूं तो भारत छोड़ करके चले गए थे और सूरी साम्राज्य हमने कल की क्लास में देखा है। ठीक है। तो सूरी जो थे वो 1540 से लेकर के 1555 तक शासन किए। ठीक है। फिर 1555 में हुमायूं फिर से लौट करके आता है। ठीक है। और सूरी वंश का जो अंतिम जो राजा था सिकंदर, ठीक है, सिकंदर सूरी, उससे हुमायूं का क्या होता है, युद्ध होता है। कब होता है? तो वो हुआ था 1555 में। ठीक है। किसके किसके बीच? तो सिकंदर सिकंदर सूरी वर्सेस हुमायूं। हुमायूं हुमायूं हुमायूं। ठीक है। हुमायूं। ओके। इसमें जीता कौन था? हुमायूं जीत गए थे। क्यों? क्योंकि भाई इतना समय से तैयारी किया था, ये कम से कम 10-15 साल से तैयारी करके आया था, लौटा था। तो जो इसको हरा पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है। तो हुमायूं वहाँ पर जीत जाते हैं और फिर से मुगल मुगल वंश स्थापित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन हुआ यूं कि 1555 में तो ये जीत जाते हैं, लेकिन ठीक इसके अगले साल ही यानी कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुआ ये कि जैसे कि हुमायूं लाइब्रेरी से यानी कि पुस्तकालय से किताब पढ़ते हुए नीचे उतर रहा था और अचानक उसका पैर स्लिप कर गया और ये गुजर गया, ये मर गया। ठीक है। अच्छा, यानी कि 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु मृत्यु हो गया इनका। अब कौन है? अब यहाँ पर है हमारे पास अकबर। अकबर जिनका जन्म हुआ था 1542 में। तो 1542 से 1556 अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 14 साल बैठेगा, यानी कि 14 साल का हमारे पास अकबर है। ठीक है। और अकबर से संबंधित जो थोड़ा सा कहानी मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि इनका जन्म जो हुआ था, ये एक राजा थे वीर वीरपाल। ठीक है। इन्हीं के महल में इनका जन्म हुआ था और हुमायूं अपनी पत्नी को वहाँ पे छोड़ करके चले गए थे तैयारी करने के लिए। ठीक है। कि कैसे अपने आप को स्थापित किया जाए, कैसे ये सूरी साम्राज्य को कैसे हराया जाए, तभी तो आकर के फिर लड़ाई की और हुमायूं ने हरा दिया था। ठीक है। अच्छा, अब अकबर की अवस्था जो है वो 14 साल है। इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए क्या होगा। देखिए, ये मुग़ल जो हैं, मुग़ल, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये मंगोल मंगोल के वंशज थे। ये वंशज मंगोलों के वंशज थे ये। ठीक है। और इनका जो ये तो मुग़ल से हो गया संबंधित कि मुग़ल कौन थे, तो मंगोलों के ये वंशज थे। ठीक है। अच्छा, लेकिन अकबर जो थे, अकबर, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वीरपाल हिंदू राजा हिंदू राजा हिंदू राजा के महल में। ठीक है। कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उमेरकोट में। उमेरकोट उमेरकोट में इनका जन्म हुआ था। अब अकबर की जो आयु है वो है मात्र 14 साल।
पिता की मृत्यु हो चुकी है, इतना बड़ा साम्राज्य है, इनको अकेले संभालना है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर इनके साथ युद्ध होगा, यानी अकबर के साथ युद्ध करेगा। कौन करेगा? तो ये करेगा हेमू। हेमू, ठीक है, हेमू। हेमू अकबर के साथ युद्ध करता है और इसी युद्ध को हम जानते हैं किस नाम से? तो ये था द्वितीय पानीपत का युद्ध, ठीक है। रुकिए मैं इसको अलग पेज में बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। सेकेंड बैटल ऑफ, एक मिनट, बैटल की स्पेलिंग वाला हो कोई। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। किसके किसके बीच होगा? तो एक तरफ है हमारे अकबर 14 साल के, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि 14 साल का लड़का कैसे मतलब लड़ेगा, और मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में अकबर की जीत हो गई थी। तो भाई और सोचने वाली बात होगी कि भाई 14 साल का लड़का कैसे हरा दिया। तो हराने के पीछे एक बहुत बड़ा शख्स था, अभी मैं बताऊंगा, रुक जाइए। अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है। अब हेमू के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हेमू कौन था, आखिर में अकबर से आके लड़ाई क्यों किया ये, ठीक है, 1556 में क्यों आकर के ये लड़ाई कर रहा है। तो हेमू के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, मैं आपको समझा दूँ। देखिए, इस्लाम शाह का दूर का एक रिश्तेदार था हेमचंद विक्रमादित्य, इसका पूरा नाम था हेमू का, इसको शॉर्ट फॉर्म में हेमू कहते थे, ठीक है। तो इस्लाम शाह कौन था? तो इस्लाम शाह मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि शेर शाह सूरी के बाद जो राजा बना था वो इस्लाम शाह था, ठीक है। और चूंकि इस्लाम शाह के बाद कौन बना था? तो सिकंदर सूरी बना था, जिसके साथ हुमायूं ने लड़ाई किया था 1555 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो सिकंदर तो हार गया, सिकंदर सूरी तो हार गया, ठीक है। अच्छा, फिर हुआ यूँ कि अब जैसे मान लीजिए कि सिकंदर सूरी तो हार गया, लेकिन भाई इस्लाम शाह जो है वो सिकंदर का ही तो दूर का रिश्तेदार है, और इस्लाम शाह का ही ये रिश्तेदार है कौन? हेमचंद विक्रमादित्य। तो हेमचंद विक्रमादित्य यानी कि हेमू को कहीं न कहीं बदला लेना है सिकंदर सूरी का, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। और वो आता है इसके साथ लड़ाई करने के लिए। वो कहता है कि इनके पिताजी तो अब जा ही चुके हैं, अब क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा करके फिर से इसको सूर्य वंश को स्थापित कर दिया जाए, ठीक है। तो वहाँ पर फिर से ये हेमू आता है अकबर से लड़ाई करने के लिए, और अकबर अकेले नहीं है, अकबर के साथ हैं कौन? तो बैरम खां, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैरम खां कौन थे ये? तो ये थे अकबर के अंगरक्षक, अकबर के ये अंगरक्षक थे ये बैरम खां, ठीक है। और इन्हीं के पूरा एकदम निर्देश में, पूरा एकदम देख रेख में युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, ठीक है। और यहाँ पर अकबर की विजय हो जाती है। और हेमू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये इस्लाम शाह का दूर का रिश्तेदार था ये, ठीक है। और वही इस्लाम शाह जो सूरी साम्राज्य से संबंध रखता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको सिकंदर सूरी का बदला लेना था, ठीक है। अच्छा, अब ये हेमू तो हार गया, अब हेमू को पकड़ करके बैरम खान दिल्ली लेकर के आएगा, ठीक है। और अकबर से कहेगा कि अकबर ऐसा है कि इनको आप ख़त्म कर दो। लेकिन अकबर चूँकि मतलब ऐसे इंसान नहीं थे, ठीक है, काफ़ी पोलाइट थे वो, काफ़ी नरम दिल था उनका अकबर का। तो अकबर कहते हैं कि मैं इसका कत्ल नहीं कर पाऊँगा और तुम्हें ये जो करना है करो। तो बैरम खां क्या करता है कि एक ही झटके में अपनी तलवार निकालता है और हेमू का गर्दन अलग कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और हेमू थोड़ा सा हार गया था, इसलिए भी हार गया था क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो इसकी आँख में एक तीर आके लग गया था, जिसकी वजह से ये एकदम परेशान हो गया और हार गया था, ठीक है। तो हमें दूसरा पानीपत का युद्ध हमें याद रखना है, ठीक है। कब हुआ था? 1556। किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जीता कौन था? तो अकबर जीता था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई 1555 में हुमायूं वर्सेस
कौन था? सिकंदर सूरी, ठीक है। और ये सूरी हार जाते हैं, हुमायूं जीत जाता है और यहीं से मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। फिर 1 साल के बाद 1556 में हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ये मर गया। फिर उसके बाद इसी 1556 में एकदम देखिए कैसे मतलब ताक झांक एकदम बैठा हुआ था हेमू, जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत इनको हरा करके फिर से सूर्यवंश की स्थापना कर देंगे। फिर से हेमू आता है 1556 में ही। भाई जैसे इसका पिता मरा हुमायूं, तुरंत ही आ गया, कहा कि अब इनको कुछ भी करके निपटाएंगे। निपटाने के लिए आ जाता है, लेकिन इसको क्या पता था कि इसके साथ बैरम खान खड़ा है, ठीक है, जो कि इसका बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक है। और फिर से पानीपत का दूसरा युद्ध हो जाता है और हुमायूं कह रहे हैं, हेमू हार जाता है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कहानी था, याद करिएगा इसको, ऐसे कहानी से रिलेट करके आप चलेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब देख लेते हैं हम कि अब अकबर दिल्ली में शासन करने के लिए एकदम बैठ चुके हैं, ठीक है। अब इनको कोई टेंशन नहीं है। जो एक टेंशन था इस्लाम शाह, वो भी मारा जा चुका है, ठीक है। इस्लाम शाह कह रहे हैं, ये हेमू, ये भी मारा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अकबर की कुछ धर्म नीतियाँ। अकबर की धर्म नीति, ठीक है। तो अकबर क्या करते थे कि हर धर्म का समर्थन करते थे। ये हर धर्म के समर्थक थे, ठीक है। यानी कि सारा धर्म के लिए एकदम बराबर था। एक टर्म है, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही ये क्या है? तो ये है जहाँ पर सभी धर्मों का आदर होता था, ठीक है। और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें जो थी, अच्छी अच्छी बातों को लेकर के एक धर्म बनाया गया था, जिसको क्या कहा गया? दीन इलाही, ठीक है। जिसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी थे, ठीक है, फिर सिख भी थे। ये सारे धर्मों को मतलब मिला करके दीन इलाही बनाया गया था। यानी कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होंगी ना, उन बातों को लेकर के दीन इलाही बनाया गया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे एग्ज़ाम में कि दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दीन इलाही क्या था? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबकी अच्छी अच्छी बातों को लेकर के ये चीज़ बनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं क्या, मनसबदारी प्रणाली, एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। मनसबदारी प्रणाली एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था। ऑप्शन में कई ठो रहेगा, उसमें अकबर भी रहेगा, आप अकबर मार दीजिएगा। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। तो क्या था ये आखिर में? अब ये चीज़ समझना है हमको कि मनसबदारी में आखिर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहली बात ये कि इसको अकबर ने शुरू किया, अकबर ने शुरू किया, अकबर ने शुरू किया, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि मंगोलिया देश से मनसबदारी प्रणाली को अधिकृत किया गया था, ठीक है। एक देश था मंगोलिया, मंगोलिया, यहीं से इसको लिया गया था मनसबदारी प्रणाली को। तो देखिए ये वही चीज़ है, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये जो मुग़ल जो है ना, इनका संबंध मंगोल से रहा है, इनका संबंध, ठीक है। और देखिए वहीं से ये लोग मनसबदारी प्रणाली को भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या? तो और है, मनसब का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है मनसब? मनसब का अर्थ क्या होता है? तो मनसब का जो अर्थ होता है वो होता है रैंक, रैंक, ठीक है। रैंक मीन्स जैसे मान लीजिए कि अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, ठीक है,
अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो क्या होता है, पहले आपके कांस्टेबल होते हैं, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, ठीक है, फिर एसआई, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एएसपी, ऐसे होता है ना। उसी प्रकार से मैं बस आप लोगों को कितना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मनसब का जो अर्थ है वो है रैंक। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम इसको आगे अच्छे से देखेंगे। तो मनसब का अर्थ आप लोग समझ गए, ये रैंक होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये रैंक जो था ये कितने से कितने के बीच में था। तो ये जो रैंक थी वो थी 10 से लेकर के 7,000 के बीच में, ठीक है, 7,000। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये हो गया कि जिसके पास 10 रैंक होगा, ठीक है, 10 रैंक, वो सबसे नीचे काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल, ठीक है। अच्छा, और जो 7,000 रैंक जिसके पास होगा, 7,000 रैंक, वो सबसे ऊपर काम करेगा। मतलब इसका ये हुआ कि अब पुलिस विभाग में जैसे कि आप डीजीपी समझ सकते हैं, ठीक है, डीजीपी, और ये कांस्टेबल, ठीक है, और ये डीजीपी, यानी इतना अंतर रहता था। अब हम धीरे धीरे करके इसको भी देख लेते हैं कि ये किसमें, मतलब कौन सा रैंक किसको मिला हुआ था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 10 रैंक है, ठीक है। तो ये जो 10 रैंक है ये है घोड़ों को घास खिलाने वाला। अब देखिए कितना छोटा काम कर रहा है ये, घोड़ों को घास घास खिलाने वाला, ठीक है। अच्छा, फिर 15, भाई तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा रैंक बढ़ गया तो कुछ बढ़िया काम करेगा ये। तो ये क्या करेगा, घोड़े को चलाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब जैसे मान लीजिए कि 7,000 रैंक अगर किसी के पास है तो वो कौन है, तो वो है कंपनी कमांडर, यानी कि सेना नायक, कंपनी कमांडर, ठीक है, सबसे बड़ा होता था ये, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब ऐसा तो था नहीं कि किसी को 10 मिल गया, किसी को 11 मिल गया, किसी को 12 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे तो होता नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया था कि एक क्राइटेरिया बना के रखा था कि हमको इतने से इतने के बीच में कि मतलब जैसे मान लीजिए कि इतने रैंक से लेकर के इतने रैंक के बीच में हमको इनको क्या कहना है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 10 से लेकर के 500, इसके बीच में जिसकी रैंक रहेगी उसको कहेंगे मनसबदार, मनसबदार, ठीक है। अच्छा, फिर 500 से लेकर के 2500, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे आमिर, ठीक है। अच्छा, फिर 2500 से लेकर के 7,000, इसके बीच में जिसकी रैंक रहेगी वो क्या कहेंगे, अमीर ए उम्दा, आमिर ए उम्दा, ठीक है। 2500 से 7,000 के बीच में आमिर ए उम्दा कहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, देखिए, दो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक है जात, ठीक है, और एक है सवार, ठीक है। तो जात का जो अर्थ था वो था रैंक, ठीक है। और सवार से जो इनका जो अर्थ हुआ करता था सवार, ठीक है, यहाँ रहा सवार। तो ये सवार क्या था कि सेना में घोड़ों की संख्या, यानी कि घोड़ों की संख्या कहाँ पे, तो सेना में घोड़ों की संख्या, ठीक है, इनको सवार कहते थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा
अकबर के प्रशासन में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी अकबर के प्रशासन की बातें। ठीक है, सिर्फ 2 बातें के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए एक क्लास में सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं 2 शब्द आपको बताऊंगा। पहला कानून गो, ठीक है, और दूसरा जो है वो है करोड़ी। ठीक है, तो कानून गो क्या था? तो कानून को जैसे मान लीजिए कि ये क्या करते थे कि ये गांव-गांव में जा कर के और खेतों की विशेषता देखते थे, ज़मीनों का निरीक्षण करते थे और एक पूरा रिपोर्ट बनाते थे। ठीक है, और इस रिपोर्ट को बनाने के बाद सारी चीज़ों को ये लोग तैयार करते थे और कानूनगो का यही स्पेशली काम हुआ करता था। और वो अपने जब काम को जब पूरा कर लेता था तो फिर वहाँ से पूरी एक रिपोर्ट जो था वो तैयार कर लेता था। यानी कि ज़मीनों का निरीक्षण निरीक्षण, ठीक है, ज़मीनों का निरीक्षण हो गया। ठीक है, और क्या था? रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इस रिपोर्ट को ये कहाँ देंगे? तो ये देंगे करोड़ी को, यानी कि रिपोर्ट करोड़ी लेता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कानूनगो ने रिपोर्ट पूरा तैयार कर दिया और करोड़ी को लाकर के रिपोर्ट दे दिया। ठीक है, बस यही चीज़ था इसमें। अब देखिए कल हम बात करेंगे अकबर के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि अकबर के जो 9 रत्न थे उनको देख लेंगे और थोड़ा सा भूमि राजस्व प्रशासन को देख लेंगे। ठीक है, और भूमि को कितने भागों में बांटा गया था इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, और एक हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था मान सिंह और प्रताप के बीच में, उसको हम देख लेंगे और हमारा अकबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।